हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपका एजुकेशन साथी और आज मैं आपके लिए डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर हिंदी अध्याय 3 का पार्ट 2 लेकर आया हूं। इससे पहले वाले पार्ट में मैंने आपको गद्य पद्य से संबंधित शुद्ध उच्चारण, अशुद्ध उच्चारण एवं उनके कारण एवं उनके सुधार के उपाय आदि पढ़े थे। आज हम लोग गद्य एवं पद्य के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले आता है गद्य एवं पद्य। तो गद्य और पद्य क्या है, सबसे पहले इसको समझते हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि गद्य पद्य क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं गद्य के बारे में कि गद्य क्या होता है। तो आपने गद्य के बारे में, जैसे ही हम गद्य का नाम सुनते हैं तो हमारे मन में एक बात आती है, जैसे कहानी, ठीक है। और जो हम हिंदी के चैप्टर्स पढ़ते हैं, उपन्यास पढ़ते हैं, बहुत सारे निबंध लिखते हैं, वो हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? गद्य के अंतर्गत आते हैं। तो गद्य क्या होता है? एक ऐसी रचना जो छंद, ताल एवं तुकबंदी से मुक्त। तुकबंदी से मुक्त मतलब इसमें कोई तुक नहीं मिलेगा। जैसे आपने कविताएं सुनी होंगी, बहुत सी प्रकार के गीत सुने होंगे, उनमें तुक होता है जिसकी वजह से वो सुनने में बहुत ही अच्छी लगती हैं। लेकिन गद्य में ऐसी कोई तुकबंदी नहीं होती है, बस लेखक जो है वो अपनी भावनाओं को लिखता है। तो विचारपूर्ण हो, उसे गद्य कहते हैं। गद्य विधा के अंतर्गत कहानी, उपन्यास, नाटक, आत्मकथा, संस्मरण आदि आते हैं। तो कई प्रकार की कहानियाँ होती हैं, कई प्रकार के उपन्यास होते हैं। जैसे मुंशी प्रेमचंद के कई सारे उपन्यास हैं, गोदान है, ठीक है। नाटक होते हैं, निबंध होते हैं, कई प्रकार की आत्मकथाएं होती हैं। जब मनुष्य अपने बारे में, अपनी जीवनी को स्वयं लिखता है तो उसको क्या बोलते हैं? आत्मकथा। संस्मरण होते हैं जो किसी की याद में लिखे जाते हैं। बहुत सारे पत्र आते हैं, ठीक है। तो ये होता है गद्य। अगर आपसे गद्य पूछा जाता है कि गद्य किसे कहते हैं, तो आप इतना लिख देंगे, काफ़ी होगा। और एक दो उपन्यास या नाटकों के नाम आप लिख सकते हैं या किसी कहानी का नाम लिख सकते हैं। अब गद्य शिक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं? तो गद्य शिक्षण के उद्देश्य जो हैं, इनको आप अच्छी प्रकार से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इनमें से 2-3 पॉइंट जो हैं वो आप हर जगह यूज़ कर सकते हैं। जैसे छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना। अब चाहे छात्र गद्य पढ़े चाहे पद्य पढ़े, तो गद्य पद्य दोनों में ही उसके शब्द भंडार में क्या होती है? वृद्धि होती है। तो ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा? एकदम कॉमन पॉइंट हो जाएगा। आप इसे कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे गद्य शिक्षण के उद्देश्य में या पद्य शिक्षण के उद्देश्य में। ऐसे ही छात्रों को व्याकरण नियमों का ज्ञान कराना, ये भी आप दोनों जगह पर यूज़ कर सकते हैं। छात्रों में गद्य साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना, कल्पना शक्ति का विकास करना। तो ये कल्पना शक्ति का विकास वाला जो पॉइंट है वो आप गद्य में भी यूज़ कर सकते हैं और पद्य शिक्षण में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। छात्रों में अभिव्यक्ति की क्षमता उत्पन्न करना। अभिव्यक्ति देखिए 2 प्रकार की होती है। एक होती है मौखिक अभिव्यक्ति और एक होती है लिखित अभिव्यक्ति। जब हम अपनी बातों को लिखकर व्यक्त करते हैं तो वो होती है लिखित अभिव्यक्ति। लेकिन जब हम अपनी बातों को मुंह से बोलकर, यानी कि भाषा का बोलकर प्रयोग करके, आवाज़ कर प्रयोग करके हम अपनी भावों का, विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तो वो क्या कहलाती है? मौखिक अभिव्यक्ति। तो दोनों ही प्रकार की अभिव्यक्तियों की क्षमता जो होती है वो उसमें वृद्धि होती है। उसके बाद सृजनात्मकता विकसित करना। सृजनात्मकता कैसे विकसित होगी, आप समझिए। जो सृजनात्मकता का मेन पॉइंट होता है वो होता है निर्माण करना। अब बच्चे जब गद्य को पढ़ते हैं, कहानी को पढ़ते हैं, तो वो अपने मन में भी कुछ कहानियों को तैयार करने लगते हैं। तो जब वो कहानियों को तैयार करने लग जाएं, अपने पास से कुछ लिखने लग जाएं, सोच सोच कर अपनी चीज़ों को लिखें, तो उनके क्या होगा? सृजनात्मकता का विकास हो जाएगा। आगे देखते हैं पद्य के बारे में। अब पद्य क्या होते हैं? तो पद्य छंद, ताल, लय एवं तुकबंदी युक्त। वो गद्य में क्या होता था? तुक नहीं मिलता था, लेकिन यहाँ पे तुक होगा। रचना है, पद्य के अंतर्गत कविता, गीत, भजन आदि आते हैं। अब जैसे इसमें आप एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं? आप इसमें एग्जाम्पल लिख सकते हैं, आपने कबीर के दोहे सुने होंगे। कबीर दास बहुत बड़े कवि थे, कबीर दास के दोहे सुने होंगे, ठीक है। तुलसीदास जी के पद हैं बहुत सारे, तो इन सब का आप उदाहरण में लिख सकते हैं पद्य में, ठीक है। पद्य शिक्षण के उद्देश्य या कविता शिक्षण के उद्देश्य एक ही बात होती है। तो इसमें देखिए कितने सारे आप पॉइंट गद्य शिक्षण वाले ही लिख सकते हैं। अब पद्य शिक्षण के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, बाकी आप सारे के सारे पॉइंट गद्य शिक्षण वाले यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें कौन कौन से पॉइंट हैं देख लेते हैं। रसानुभूति या सौंदर्य निभूति कराना। अब रस कहाँ पाए जाते हैं? देखिए गद्य शिक्षण में गद्य जो होता है उसमें किसी भी प्रकार के रस नहीं पाए जाते हैं। अब रस का अर्थ है सौंदर्य से, लेकिन जो पद्य होते हैं जैसे कबीर के दोहे, ठीक है, उसमें क्या होते हैं? रस होते हैं। रस का अर्थ है कि उसमें कौन से भाव प्रकट हो रहा है। जैसे कुछ ऐसे पद होते हैं जिसमें बहुत ही बहादुरी का भाव प्रकट होता है, तो वहाँ पे हम क्या बोलते हैं? वहाँ पर वीर रस है।
जहाँ पे प्रेम का भाव प्रकट होता है वहाँ पे हम बोल दे देते हैं सौंदर्य रस है। ठीक है। कई प्रकार के रस होते हैं जिनका प्रयोग कविता शिक्षण या पद्य शिक्षण में किया जाता है। अगला है तर्क विचार एवं कल्पना शक्ति विकसित करना। तो देखिए ये वही वाला पॉइंट आ गया गद्य शिक्षण वाला। कविता के प्रति रुचि उत्पन्न करना, सृजनात्मकता का विकास करना, शुद्ध वाचन की शिक्षा देना। अब सबसे बड़ी चीज़ है, जब बच्चा पद्य शिक्षण जो है, पद्य शिक्षण के अंतर्गत बच्चा बोलना बहुत अच्छे से सीखता है, क्योंकि गद्य शिक्षण में उसको बोलने में इतना रुचि नहीं आती है जितना पद्य शिक्षण में, क्योंकि वो कविताओं को गा गा कर पढ़ते हैं, गीतों को गा गा कर पढ़ते हैं, तो उनको उसमें बहुत ही रुचि आती है, उनको मज़ा आता है। तो यदि आपको शुद्ध वाचन करवाना है, यानी कि बच्चों को वाचन सिखाना है, वाचन का मतलब बोलना, पढ़कर बोलना क्या कहलाता है, वाचन कहलाता है। तो यदि उनको वाचन सिखाना है, शुद्ध वाचन सिखाना है, तो कविता का बहुत बड़ी अहमियत होती है। ठीक है। कविता के माध्यम से बच्चों को आसानी से शुद्ध उच्चारण, शुद्ध वाचन सिखाया जा सकता है। आगे देखते हैं, शब्द भंडार की वृद्धि करना। तो शब्द भंडार की वृद्धि गद्य शिक्षण में भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी लिख सकते हैं। ठीक है। कविता शिक्षण की विधियाँ। अब कविता शिक्षण की विधि कौन कौन सी हैं, देखिए गीत प्रणाली। गीत प्रणाली के अंतर्गत अब जैसे आपको ये गीत प्रणाली हेडिंग बता दी गई है, अब इसमें अपने आप से भी कुछ भी लिख सकते हैं। गीत प्रणाली के अंतर्गत क्या आएगा, मतलब ऐसे गीत जो बच्चों को रुचि को बढ़ाएं। ठीक है ना। तो बच्चों को रुचिकर रूप से गीत मतलब गा गा कर पढ़ाना, कविता को गा गा कर पढ़ाना किस में आती है, गीत प्रणाली। एक इसमें पॉइंट कॉमन है जो गद्य शिक्षण की विधियों में भी आता है और पद्य शिक्षण की विधियों में भी आता है, वो है अभिनय विधि, यानी कि उसकी एक्टिंग करके दिखाना। जैसे आजकल आपने देखा होगा, कई रील्स में भी देखा होगा कि जो टीचर होते हैं, जैसे चूहे की कहानी सुना रहे हैं तो चूहे की एक्टिंग करते हैं। तो ऐसे एक्टिंग कर करके, चिड़िया है तो चिड़िया का पंख बनाकर दिखाते हैं कि देखिए चिड़िया इस प्रकार से उड़ती है। तो एक्टिंग कर करके भी हम कविताओं का शिक्षण आसानी से कर सकते हैं। अगला है अर्थबोध विधि। अर्थबोध विधि में हम क्या करेंगे, अर्थ बताते चलेंगे। अब जैसे दोहे पढ़ते हैं, चौपाई पढ़ते हैं, छंद पढ़ते हैं, तो उनके अर्थ आसानी से समझ में नहीं आते हैं, तो उसमें अर्थ का बोध, यानी कि अर्थ के लाइन दो ही होती हैं। दोहे में कितनी लाइन्स होती हैं, 2 लाइन, लेकिन उन 2 लाइनों में बहुत बड़ा अर्थ, यानी कि आप आधे पेज का अर्थ लिख सकते हैं, इतना बड़ा अर्थ छुपा होता है। तो अर्थबोध विधि के अंतर्गत जो शिक्षक होगा वो विद्यार्थियों को अर्थ को समझाएगा। व्याख्या विधि भी अर्थबोध की तरह ही है, इसमें व्याख्या करी जाएगी। जैसे कोई कविता पढ़ी, कोई दोहा पढ़ा, कोई छंद पढ़ा, कोई चौपाई पढ़ी, तो उसका जो है व्याख्या की जाएगी। व्याख्या बहुत ही विस्तृत होती है। ठीक है। अब देखते हैं गद्य शिक्षण। गद्य शिक्षण की विधियाँ मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में भी पढ़ाई थी, जो पहला वीडियो मैंने डाला था उसमें गद्य शिक्षण की विधियाँ मैंने आपको बताई थी और उसमें डिटेल में लिखा हुआ भी है। यदि आपको इसका डिटेल में देखना है गद्य शिक्षण की विधियों को, तो आप हिंदी का पहला वीडियो देखिए, फर्स्ट क्लास, उसमें मैंने आपको गद्य शिक्षण की सारी विधियाँ डिटेल में बता रखी हैं। जिसमें अब देखिए खास खास हेडिंग देख लेते हैं। वार्तालाप विधि है, प्रश्नोत्तर विधि है, चित्र विधि है, कहानी कथन विधि है। ठीक है। इनका अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप पहला वीडियो जाकर देख सकते हैं, एजुकेशन साथी चैनल पे पहला वीडियो जो मैंने डाला है हिंदी का, उस पर जाकर आप देख सकते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। कविता शिक्षण में ध्यान देने योग्य बातें। अब कविता शिक्षण में कुछ बातें बहुत ध्यान रखनी होती हैं, वो कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस एग्जाम्स में आए हुए हैं, मैं लिखना भूल गया हूँ, लेकिन कुछ क्वेश्चंस एग्जाम्स में आए हुए हैं। ठीक है। जैसे गद्य शिक्षण, पद्य शिक्षण से 1 से 2 क्वेश्चन 100% बनते हैं, तो आपको सब पढ़ना है। ठीक है। जो क्वेश्चन आए हुए हैं आप सिर्फ उन पर फोकस मत करिए, जो क्वेश्चन नहीं आए हैं उनकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि आप डीएलएड कर रहे हैं, शिक्षक बनने वाले हैं। तो कविता शिक्षण में ध्यान देने योग्य बातें क्या क्या हैं। बच्चों द्वारा स्वस्वर वाचन करवाना। बच्चों को स्वस्वर वाचन मतलब कविता को पढ़ने के बाद उनको भी बोलने के लिए प्रेरित करना। पहले शिक्षण स्वयं उचित भाव, लय आदि के साथ स्वस्वर वाचन करें। ठीक है। पहले शिक्षक कविता को अच्छे से लय के साथ, भाव के साथ पढ़ेगा, वाचन करेगा, उसका जोर जोर से बोलेगा, उसके बाद उसके पीछे पीछे ही बच्चे उसका क्या करेंगे, अनुकरण करेंगे। प्रश्नोत्तर तथा चर्चा द्वारा कविता के भाव का स्पष्टीकरण करना। उसके बाद शिक्षक को उस कविता का अर्थ भी बच्चे को बताना चाहिए। अगला, कविता की एक पंक्ति बोलकर कविता पूरी कराना। इसमें क्या है कि कविता की एक पंक्ति बोल दी, उसके आगे बच्चे बोलेंगे। ठीक है। फिर जहाँ पे बच्चे अटके फिर एक पंक्ति बोल दी, फिर बच्चे बोलेंगे। तो इस प्रकार से भी बच्चों को शिक्षण देना चाहिए, किसका, कविता या पद्य का। गद्य व पद्य को पढ़ते समय लय भाव आदि का बहुत ही ज़्यादा क्या करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। यदि लय भाव आपका गलत होगा तो आपका जो पद्य है या गद्य है उसका अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। ठीक है। अर्थ गलत हो जाएगा।
और सुनने में भी इतना आकर्षक नहीं लगेगा। तो यदि आपको आकर्षक रूप से अगर उसको पढ़ना है तो उसको लय और भाव के साथ पढ़ें। अब गद्य पद्य में अंतर, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो आप इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। तो गद्य पद्य में अंतर जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा उसी में से आप सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं, आप इनको भी लिख सकते हैं। तो वो क्या पॉइंट्स हैं? गद्य में छंद का कोई स्थान नहीं, लेकिन पद्य में छंदबद्ध छंदयुक्त रचना है। गद्य में लय व गति की कोई भूमिका नहीं है, बस लगातार पढ़ते चले जाते हैं। पद्य में लय व गति की विशेष भूमिका है। गद्य में अलंकार का कोई प्रयोग नहीं होता, लेकिन पद्य में अलंकार का प्रयोग किया जाता है। कहा जाता है पद्य में जो अलंकार होता है वो क्या होता है, उसका आभूषण होता है, यानी कि उसके सौंदर्य को बढ़ाता है। जिस प्रकार से कोई स्त्री या पुरुष आभूषणों को धारण करता है तो उसका सौंदर्य बढ़ जाता है, उसी प्रकार से पद्य में जब अलंकार का प्रयोग किया जाता है तो पद्य का जो सौंदर्य होता है वो कई गुना तक बढ़ जाता है, ठीक है। अगला है 4th पॉइंट, पद्य के वाक्यों में विराम इत्यादि नियमों का पालन किया जाता है, जबकि पद्य में इन नियमों का बंधन नहीं होता है। इसमें किसी भी प्रकार के विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं किया जाता है, और किया जाता है तो उसमें उसको लय गति को बनाए रखना होता है, जिसकी वजह से उसका पालन नहीं किया जाता है, बस लगाए जाते हैं, लेकिन उनका कोई पालन नहीं किया जाएगा। लेकिन गद्य में पालन किया जाता है। अगर कॉमा है तो हम थोड़ा सा रुकते हैं, पूर्ण विराम है तो पूरा रुक कर फिर आगे बोलते हैं, लेकिन पद्य में ऐसा कुछ भी नहीं है। गद्य की विधा के अंतर्गत कहानी, निबंध, संस्मरण, उपन्यास आदि आते हैं। पद्य में कविता, गीत, भजन आदि आते हैं, ठीक है। अब इसमें अगर आपको 6 पॉइंट लिखना है तो 6 पॉइंट में आप उदाहरण लिख सकते हैं, ठीक है। कोई भी एक उपन्यास, कोई भी एक निबंध, कोई भी एक संस्मरण, ठीक है। आप डीएलएड कर रहे हैं तो आप इतना होशियार हैं कि एक उदाहरण आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये 2nd 4th वाले क्लास के जो बच्चे होते हैं उनको सारी चीज़ें लिखवाने की ज़रूरत होती है, लेकिन आप डीएलएड कर रहे हैं तो आपको इतना पता होना चाहिए। आप सभी ग्रेजुएशंस कर चुके हैं। गद्य पद्य में उच्चारण के उद्देश्य देखते हैं कि उच्चारण के उद्देश्य क्या होते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट है गद्य एवं पद्य में अंशों को हाव भाव, लय एवं गति के साथ पढ़ने की दक्षता का विकास करना, जिससे बच्चे अच्छे से वाचन कर सकेंगे, लय गति को समझ सकेंगे। शुद्ध उच्चारण का अभ्यास करना, बच्चे शुद्ध उच्चारण को समझेंगे। शुद्ध उच्चारण के लिए प्रेरित करना, ठीक है। गद्य पद्य का जब हम लोग उनको अभ्यास करवाएंगे तो शुद्ध उच्चारण के लिए प्रेरित करेंगे, जहाँ पे भी वो गलती करेंगे उनको समझाएंगे। सरल, शुद्ध एवं प्रभावशाली शैली में अपने भावों को अभिव्यक्त करने का गुण विकसित करना, ठीक है। ये पॉइंट आप लिख सकते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में। तो ये वीडियो पूरा कंप्लीट हो चुका है, जिसमें मैंने आपको चैप्टर 3 एकदम कंप्लीट करा दिया है, और इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आपको एकदम फ्री टेलीग्राम पे मिल जाएगा। मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए आप मेरे चैनल के बायो में जाइए, वहाँ पर लिंक है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं जितनी भी वीडियोस अपने चैनल पे डालता हूँ उन सभी की फ्री पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। तो उसको ज्वाइन करने के लिए आप मेरे टेलीग्राम का लिंक जो है वो बायो से देख सकते हैं, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी प्रकार की वीडियोस बनाता रहूं। अगर ये आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।